सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बहुत सी बातें होंगी, लेकिन सबसे अहम दिन आज 25 दिसंबर का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश है। वो कायद कि जिसने अंग्रेज़ से न सिर्फ आज़ादी बल्कि हिंदुस्तान की तकसीम का एक बहुत बड़ा मामला खुश उसलूबी से हल किया। पाकिस्तान बना 1947 में और उसके बाद से लेकर आज तक 73 साल तक हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं। वो ख्वाब जो इकबाल का था और जिसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों की अनथक मेहनत और लाखों लोगों की हिजरत और उनके खून से सींचे गए पाकिस्तान में आज जब तरक्की की बात करते हैं, जब आज इंसाफ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वो कमी महसूस नज़र आती है कि कायद ने ये शायद ताबीर नहीं बनाई थी, इकबाल ने शायद ये ख्वाब नहीं देखा था जो आज का पाकिस्तान है। अफसोस कि 70 साल बाद आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आधा मुल्क कट गया और बचा कुचा पाकिस्तान हुक्मरान शाफिया ने यूं उधेड़ डाला कि करप्शन, कर्ज, भूख और जहालत इसका ट्रेड मार्क बन गए। लेकिन तमाम तर गिलों शिकवों के बावजूद जब आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, तो इस बात पर बरमला शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज 73 साल बाद जब हम हमसाए में देखते हैं तो कभी अहमदाबाद, कभी गुजरात और कभी कश्मीर में खून की होली खेलते हुए नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक, तो शुक्रिया अदा करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपका बहुत शुक्रिया। आज भी 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में जो मौजूद हैं, हर दिन हर रात अपनी ज़िंदगियों, अपनी इज़्ज़त, अपनी रोज़ी के लिए आज भी वो परेशान नज़र आते हैं। तो हम कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपका बहुत शुक्रिया। 73 साल में पाकिस्तान में जितनी कामयाबियाँ, जितनी कामरानियाँ हासिल की हैं, इसके बावजूद कि आज हम उस जगह नहीं पहुंच पाए कि दुनिया की ताकतें हमारे साथ आज़ाद होने वाली पहुंच पाएं, लेकिन उसके बावजूद आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, आज़ादी से बात कर रहे हैं, आज़ादी से अपने ख़ानदानों की परवरिश कर रहे हैं और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपका बहुत शुक्रिया। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ट्रिब्यूट पेश करेंगे और आज साथ ही साथ कायद के इस पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान के अशराफिया, वो हुक्मरान हो, पाकिस्तान के जो करता धरता है, उनके हवाले से वो वहाँ ले जाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिसका ख्वाब आज से 73 साल पहले ताबीर की सूरत में पाकिस्तान नज़र आया था। और हमें आज ज्वाइन अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, पाकिस्तान के लेजेंड हैं और शायर, अदीब, मुसन्निफ, ड्रामा निगार, कॉलम निगार। अमजद इस्लाम अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है, साइंसदान हैं, मुहक्किक हैं और इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बहुत से गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन आज के दिन बड़ा अहम है क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश और ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती और पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम हमेशा से अपने मोहसिन को इसी तरह से याद रखती है। डॉक्टर साहब, आज के दिन अगर हम देखते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा और फिर वो एक अनथक कोशिश और उस कोशिश के बाद वो एक मुल्क का हासिल होना, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान हम कह सकते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम वो नहीं हासिल कर सके जो हमें करना चाहिए था, लेकिन अब हम कायद आज़म का जो ख्वाब था उसकी तरफ अब तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ना शुरू हुए हैं। आपको जान के ये खुशी होगी कि अभी चंद हफ्ते पहले गालिबन दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है ये, जो कि हरीपुर हज़ारा में द पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी जो कायम हुई है, जिसमें 8 बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टनर्स हैं, 5 चाइनीज़ और 3 ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़, और इसमें बाहर की डिग्रियां दी जाएंगी। इसी तरह सियालकोट में एक यूनिवर्सिटी कायम होने जा रही है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी, और इसी तरीके से PM हाउस के पीछे एक यूनिवर्सिटी कायम हो रही है और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ है। कोई 120 अरब रुपए की प्रोजेक्ट इस वक्त मंजूर की जा रही हैं और कुछ मंजूर हो गई हैं। एक नॉलेज इकोनॉमी, एक इल्म पर मबनी मईशत कायम करने के लिए
जब आप इस पस मंजर में देखेंगे पूरे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2 साल पहले बजट 1 अरब से भी कम था और ये 120 अरब रुपए की प्रोजेक्ट्स मंजूर की जा रही हैं, जिसमें ज़राअत भी है, सनत भी है, नई टेक्नोलॉजीज हैं। तो बहुत तेजी से हम आगे की तरफ अब कदम बढ़ाने शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपने एक अच्छी और खुशखबरी जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए कि जो असल चीज़ होनी चाहिए, जिसकी तरफ कायद ने कहा कि तालीम जो है नौजवानों का वो होना चाहिए और काम और उस काम में अब अगर पाकिस्तान में वाकई नॉलेज इकॉनमी की तरफ और नॉलेज की तरफ बढ़ा जा रहा है तो एक बड़ा इक़दाम है। अमजद साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमजद साहब, आज का दिन यकीनन कायद आज़म का दिन है, लेकिन जब हम कायद आज़म की कुर्बानियाँ और उनके पाकिस्तान की हुसूल को देखते हैं, फिर आज का पाकिस्तान देखते हैं, मैं बड़े सख्त शायद अल्फाज से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हम देख रहे हैं उस पर, तो क्या आज वाकई वो कायद का पाकिस्तान है सर? देखिए जी, बात यह है कि तनकीद तो हम लोग बहुत करते रहते हैं हर वक्त, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह पे ठीक भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें कायद और इकबाल ने कही थी और वो हमने की नहीं है, और चूंकि वो की नहीं है इसलिए उस ख्वाब को दोष देना मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। हम जानते हैं जैसे कि कायद ने जो दोबारा 13 महीने वो आज़ादी के बाद जिंदा रहे, उन्होंने हमें बहुत सारी डायरेक्टिव्स ऐसे दिए थे कि अगर उनकी बुनियाद पर पाकिस्तान को हम आगे चलाते और मुआशरे को आगे लेके जाते तो आज हमारे बहुत सारे मसाइल होते या हल हो गए होते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें 25 दिसंबर को एक ऑप्टिमिज्म के हवाले से देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम रोज़ की तरह तनकीद ही करते रहें चीज़ों पर, उनका मातम ही करते रहें। जो गलतियां हो गई वो हो गई हैं, वो अब वापस तो आ नहीं सकती। देखना यह है कि इनको हम ठीक कैसे करें और 25 दिसंबर के जो एक रूहानी एक बसीरत है पूरी कौम के लिए कि एक ऐसा विजन वाला आदमी था जिसने एक जिसको कहना चाहिए एक कैदी हिंदुस्तान में हमारे लिए आज़ादी का एक रास्ता ढूंढा और हमें उससे हम किनार भी किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें 25 दिसंबर को सिर्फ अपनी तवज्जो रखनी चाहिए कायद की ज़िंदगी पर, उनके पैगाम पर और उनके विजन पर, और यही चीज़ें जो हैं यही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है जो हम उनको पेश कर सकते हैं उनके इस यौम पैदाइश पर। और यकीनन अगर हम उनकी बातों को देखें, सोचें, सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे तो मुझे यकीन है उनकी रूह जो है वो यकीनी तौर पर कायदे आज़म के जो अफकार हैं उन पर अमल पैरा होना है। डॉक्टर ताउर रहमान साहब, एक मेरा बड़ा अहम सवाल है, आपके मैंने कुल कॉलम्स में पिछले 2-3 साल पहले मैंने ये पढ़ा कि कायद जो है वो सदारती निज़ाम के हवाले से वो चाह रहे थे और बहुत सारी बातें थी। मैं ये स्पेसिफिकली आपके कॉलम्स और आपकी तहरीरों के हवाला देना चाह रहा हूँ कि वो, लेकिन फिर पाकिस्तान में एक बहुत बाद में एक पार्लिमानी निज़ाम का जो तरीक़ाकार आ गया और वो सदारती निज़ाम की बजाय वो वज़ीर आज़म वाले मामलात शुरू हो गए। और ये आप कह रहे थे आपके पास वो ख़त भी हैं, तो सर सदारती निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम, पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल बहरहाल होना वो ज़्यादा ज़रूरी था? वो जो चीज़ें हैं वो क्या थीं कि कायदे आज़म क्यों सदारती निज़ाम इस मुल्क के लिए चाहते थे? बात यह है कि ये जो ख़त है, जो इनके डायरी के जो नोट्स हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखे थे, ये एक किताब है द जिन्ना एंथोलॉजी जो लियाकत मर्चेंट और शरीफुल मुजाहिद साहब की एडिट की हुई है। और इस किताब में उसका अक्स जो है उनकी डायरी में जो उनकी अपनी हैंड राइटिंग से जो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम जमहूरियत ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ कि ये जमहूरियत की बात हो रही है, यहाँ पाकिस्तान में सदारती निज़ाम जमहूरियत कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप ज़रूर रही हैं या मिलिट्री रूल्स रहे हैं, लेकिन सदारती निज़ाम जमहूरियत नहीं रहा कभी पाकिस्तान में। उसकी वजह ये थी कि सदारती निज़ाम जमहूरियत के अंदर जो सदर चुना जाता है पब्लिक वोट के ज़रिए, वो जो है मुल्क के बेहतरीन दिमागों को अपॉइंट कर सकता है मिनिस्टर्स के तौर पे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह, जो कि मुमकिन नहीं है पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर्स जो बनते हैं वो पार्लियामेंट से बनते हैं और ऐसे लोग जो कि दुनिया के जो मुल्क के जो बेहतरीन दिमाग हैं वो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में आमतौर पे आना पसंद नहीं करते। तो ये एक वजह थी। दूसरा जो है जो सेपरेशन होती है, जो
जो मुख्तलिफ जो जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में जो 3 सुतून हैं और जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है वो सदारती निज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से होती है, जबकि पार्लियामानी निज़ाम में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो लीडर होता है पार्टीज का, वो पार्लियामेंट में भी होता है और वही गवर्नमेंट में भी होता है और गवर्नमेंट की एजेंसीज में भी होता है और एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होता है, तो ओवरलैप पैदा हो जाता है। और तीसरा जो था वजह वो उन्होंने कई दफा अपनी तकारीर में कहा भी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो फ्यूडल निज़ाम है उसके बारे में बहुत उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कई अपनी तकारीर में, और वो समझते थे कि ये डोमिनेट कर जाएगा अगर हम पार्लियामानी निज़ाम में हुकूमत लाएंगे, उसमें फिर तालीम और तराजी इनोवेशन को नज़रअंदाज किया जाएगा। और वही हुआ कि आपने देखा कि हम तालीम जो है, आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, वही ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। वही पार्लिमानी निज़ाम में सही बात है कि आखिर की जो चीज़ है फ्यूडलिज्म, वो आहिस्ता आहिस्ता सरायत किया और अब जो है वो पार्लिमानी निज़ाम में पूरी तरह छाया हुआ। डॉक्टर साहब इस पर भी बात करते हैं कि इसके फिर अब क्या तरीक़ाकार हो सकता है, हल क्या हो सकता है, लेकिन अमजद इस्लाम साहब, मैं तारीख़ का कुछ पन्ने खोलना चाह रहा हूँ। तारीख़ के सफ़ात जब हम देखते हैं, आप बैसियत दानिश्वर क्या देखते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ अंग्रेज़ से आज़ादी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की तकसीम जैसा एक बहुत बड़ा अमल किया है। इसको बज़ाहिर तारीख़ में बहुत बड़े अल्फाज में देखा जाता है। तो क्या कायदे आज़म का ये विज़न है, कायदे आज़म में खुदादाद कोई सलाहियतें हैं, या तारीख़ उस वक्त इस तरह से मुड़ रही थी, पूरा अपना धारा तब्दील कर रही थी कि ये क़याम पाकिस्तान अंग्रेज़ से आज़ादी और हिंदुस्तान की तकसीम के अमल पे वजूद में आया? मेरे ख्याल में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं जी, कोई एक चीज़ को नहीं हम इसके लिए कर सकते। इसमें उनका विजन भी है, अल्लाह की मदद भी है और तारीख का वो मोड़ भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया जिस मोड़ पे आई थी और जिस तरह से आपने देखा कि नेशनल स्टेट जो हैं वो बन रही थी, और उस वक्त हमारी जो तहरीक आज़ादी थी सब कॉन्टिनेंट की, वो ऑलरेडी पहले से चल रही थी। तो उन तीनों चीज़ों को मिलाकर उसमें पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा, और बदकिस्मती से वो दो जगह से डिवाइड होना पड़ा, पंजाब डिवाइड हो गया, बंगाल डिवाइड हो गया, लेकिन उसके लिए कोई ऑप्शन थी नहीं। लेकिन इस मजबूरी के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि कायदे आज़म के विजन में इतनी ताकत थी, और जो बाकी पाकिस्तान हमें मिला था, जो आधा हमसे चला भी गया, उनके अंदर इतनी ताकत थी कि हम एक बड़ी कौम के तौर पर दुनिया में अपना मकाम कर सकते। अब भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी नाकामियों के बावजूद हम बहुत सारी दुनिया की कौमों से, मुआशरों से, हमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और हमें उन्हीं की तरफ देखना चाहिए, और कायदे आज़म के विजन जो है उसमें अपनी उन्हीं अच्छाइयों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा अमजद साहब, मैं आपसे यहाँ पर कायदे आज़म ने नौजवानों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की, मैं फिर डॉक्टर साहब से भी नौजवानों के और साइंस के हवाले से बात करूँगा, लेकिन अमजद साहब आपसे कि इसमें नौजवानों के हवाले से कायदे आज़म ने बहुत बात की है कि आज के नौजवान को कायद की ज़िंदगी, कायद के अफकार और कायद के विजन से किस तरह से चीज़ों को सीखना चाहिए। देखिए, असल में एक इत्तेफाक से मेरे सामने है इस वक्त, मैंने चंद साल पहले ज़ियारत रेजिडेंसी गया था, तो वहाँ मैंने एक नज़्म लिखी थी। उसका एक आखिरी बंद पहले तो मैं आपको सुना दूं, और इसके बाद फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। तो वो आखिरी बंद उसका ऐसे था कि करूँ मैं बंद जो आंखें तो ऐसा लगता है कि जैसे रखा हो उसने दिले हज़ीं पर हाथ, यहीं कहीं पे जो उसके लबों से निकली थी उसी दुआ का असर चल रहा है मेरे साथ। तो ये जो उसी दुआ का असर चल रहा है मेरे साथ, इसमें मैं समझता हूँ कि हम सब शामिल हैं, हम जो उम्र के सीनियर हिस्से में हैं और हमारे बाद जो आने वाले नौजवान बच्चे जो हैं वो पीछे हमारे आ रहे हैं। तो देखिए, वो जो एक बेसिक दर्स जिसको हम बहुत दोहराते तो हैं लेकिन शायद अमल नहीं करते, तो नौजवानों के लिए आज भी मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद, ईमान और यकीन, ये तीन चीज़ें जो हैं इनको अगर वो इसकी रूह तक पहुँच जाएँ और समझ लें तो उनकी ज़िंदगियाँ भी बन जाएंगी और इस मुल्क की ज़िंदगी भी बन जाएगी। बिल्कुल, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, इन चीज़ों को रखना है, लेकिन साथ ही साथ जो तालीम का हवाला है, जो इस वक्त दुनिया में तरक्की का हवाला है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का अलमिया रहा कि हमारे पास साइंसदान उस तरह नहीं पैदा हो सके, गिनती पे गिने तो शायद उंगलियों पे भी पूरे ना आए, आप जैसे चंद लोग हैं। क्या वजह है कि हम इस तरफ नहीं आए? तालीम में
اگر ہم محققین کی بات کرتے ہیں، ریسرچرز کی بات کرتے ہیں تو انگلیوں پہ گنے ہوئے نام آتے ہیں، سائنسدانوں کی بات کرتے ہیں تو انگلیوں پہ گنے ہوئے نام آتے ہیں۔ اس طرف توجہ نہ ہونے کا ہمیں اثر ہوا کہ ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے ان حکومتوں کو، ریاست کو، کہ اگلے آنے والے دنوں میں، کیونکہ آپ خود یہ کہتے ہوتے ہیں پاکستان میں جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور ان کو اگر کسی دھارے میں نہیں ڈالا جائے گا تو یہ پھر بالکل ہجوم کی شکل اختیار کریں تو نقصان در نقصان ہی ہے۔ جی، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں سے گجرات کی ایجوکیشنل کانفرنس تھی 1945 میں، جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا اور تعلیم کے اوپر زور دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اٹس اے کویسچن آف لائف اینڈ ڈیتھ فار آور نیشن، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ جو اگر ہم سمجھ لیتے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے اور اس میں تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، انوویشن یہ جو ہیں یہ بہت اہمیت حاصل کر گئے ہیں قدرتی وسائل کے مقابلے میں، تو ہم پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا۔ اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ آگے ہمیں صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن، یعنی کہ اب اعلیٰ معیار کی تعلیم دیں اور ساتھ کے ساتھ تربیت بھی۔ صرف تعلیم اکیلے کافی نہیں ہے، اور اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہم ذہن نکھاریں اپنے بچوں کا، تاکہ وہ نئے نئے آسمانوں کی طرف آگے بڑھیں، نئی نئی ڈسکوریز کریں اور اس ملک کو دنیا کے لیڈرز میں بنائیں۔ میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے سنگاپور، 55 لاکھ آبادی ہے صرف، کراچی سے 1/4، اس کی ایکسپورٹس جو ہیں 330 ارب ڈالر تھی پچھلے سال، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر پہ رکی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ کرنا ہوگا۔ دوسرا جو ہے انصاف، آپ کے ہاں جب تک کہ انصاف جلد اور صحیح انصاف نہیں ملے گا یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس پر بھی قائد اعظم نے کئی اپنے تقاریر میں زور دیا، اور یہ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جو انصاف کا جو پورا نظام ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے۔ اس میں بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ فوری طور پہ انصاف مل سکے۔ تو یہ ستون ہے جس پہ ملک کو آگے بڑھنا ہے، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، جدت طرازی اور انصاف۔ یہ ستون آپ نے سارے مضبوط کر لیے تو چاہے پارلیمانی نظام ہو، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، ہر ایک نظام کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ستونوں کو مضبوط کریں، تو پھر پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی یا پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی دونوں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو تعلیم ہے اس سے ہی چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر تو قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ اور جس تیزی کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ترقی جڑی ہوئی ہے، تعلیم کے ساتھ ترقی جڑی ہوئی ہے، اس کو میٹ کرنا یا اس کے مقابل کھڑا ہونا پاکستان کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ 21ویں صدی جیسے آغاز ہوا، اس کے باوجود بھی 20 سالوں میں شاید ہم وہ چیزیں حاصل نہیں کر پائے، اور ہم اس ٹیکنالوجی کی، اس ترقی کی دوڑ میں بہت سلو ہیں، لیکن سلو ضرور ہیں، لیکن چل رہے ہیں، اور اگلے آنے والے دنوں میں اسی تیزی کے ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بہت بہتری آئے گی۔ امجد اسلام امجد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے کچھ ضرور ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اپنی شاعری کے ذریعے عنایت کیجیے گا۔ جی امجد صاحب۔ چلیے، میں یہ قائد نے ایک بات جو کہی تھی جی اسی پر ایک چھوٹی سی نظم ہے، وہ جو انگریز بھی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ڈو اٹ ناؤ، کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، اچھی چیزیں سوچتے ہیں، اچھے ارادے باندھتے ہیں، لیکن ان کو پوسٹ پون کرتے چلے جاتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹی سی نظم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قائد کا میسج شاید اس میں کہیں شامل ہے، تو میں وہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے کرو جو بات کرنی ہے۔ کرو جو بات کرنی ہے، اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بار آواز ہو کر بیٹھ جائے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا۔ بٹھاؤ لاکھ تم پہرے، تماشا گاہ عالم سے گزرتی جائے گی خلقت، بنا دیکھے بنا ٹھہرے۔ بٹھاؤ لاکھ تم پہرے، تماشا گاہ عالم سے گزرتی جائے گی خلقت، بنا دیکھے بنا ٹھہرے۔ کرو جو بات کرنی ہے، کرو جو بات کرنی ہے۔ امجد صاحب،
बहुत शुक्रिया सर। यकीनी तौर पर डू इट नाउ का मामला जो है वो होना चाहिए और अब करना है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कायद के इस जो ख्वाब और वतन है उसकी तरक्की के लिए। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ हैं। हमें यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि इस वक्त आलमी वबा कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन पाकिस्तान में भी इस वक्त बढ़ती जा रही है और वो वायरस जिसके लिए अब पूरी कौम को लड़ने की ज़रूरत है, वो कौम बहसियत इस वक्त क्या कर रही है और हुकूमती जिम्मेदारियां कहां पर हैं। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, वापस आएंगे फिर मज़ीद बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।